हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोगों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जो नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी आप उसको याद से अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास होगी हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे बैचेस का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। हम लोगों ने 2024 जून एग्जाम के लिए बैचेस को स्टार्ट कर रखा है। आपको पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों के ही बैचेस जो है वो हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल दिखेंगे। अगर आप दोनों में से किसी भी बैच के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप बैचेस को एनरोल कर सकते हो, बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। अब पेपर 1 का जो बैच है वो आपका मैं पढ़ाऊंगी। कंप्लीट पेपर 1 आपका वहाँ पे कवर होगा। पेपर 1 के बैच में आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर रहेंगी, यानी कि बैचेस जो है वो हमारे बायलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर ही चलते हैं, तो लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं होता है, ठीक है। फिर क्लासेस के साथ साथ आपको उनके PDF के नोट्स भी दिए जाते हैं और वो जो नोट्स है वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहते हैं, ठीक है। फिर आपका वीकली लाइव डिस्कशन भी रहता है ताकि स्टूडेंट्स के कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी उनका जनरल डाउट है या फिर क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी हम उनके वहाँ पे भी है ना डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लाइव डिस्कशन के अंदर, ठीक है। फिर आपको टेस्ट भी दिए जाते हैं। टेस्ट आपको 2 तरीके के मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट और आपका फुल लेंथ का टेस्ट, ठीक है। ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठो हो तो आप पहली बार आपको है ना एग्जाम देने का एक्सपीरियंस जो है वो पहले से ही हो जाए। आपको पहली बार ऐसा शॉक्ड ना फील हो कि भाई है ना ये तो कैसा पेपर आ गया, मुझे तो है ना कुछ पेपर को सॉल्व करने का आइडिया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको हम सब कुछ है ना क्लासेस के साथ साथ नोट्स के साथ साथ पूरी प्रैक्टिस भी आपकी पक्की तरीके से करवा के ही भेजेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको हमारे पेपर 1 बैच के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है 9450403952 इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और बैच की पूरी जानकारी ले सकते हो। और अगर इंटरेस्टेड हो देन आप बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो। बैचेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस जो है वो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप बैचेस के अंदर आपको एनरोल करना है तो आप अभी से ही बैचेस को ले लो, वरना फिर आगे कोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है बैचेस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा बैच का इंट्रोडक्शन था। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है रिसर्च एप्टीट्यूड के हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम अनुसंधान करने में सबसे तार्किक अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन में क्या बोला है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो प्रॉपर स्टेप्स बता रहा है रिसर्च करने के आपके टोटल 7 to 8 स्टेप्स होते हैं। वो 7 to 8 स्टेप्स जो है वो कौन से चारों ऑप्शन में से किसके अंदर सबसे परफेक्टली बताया हुआ है उस ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक है। अब हम एक एक देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और स्टेप्स होते क्या है बेसिकली। सबसे पहला आपको ऑप्शन में दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, फिर फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और उसको है ना रिपोर्ट करना और उसका रिजल्ट निकालना, ठीक है भाई। दूसरे वाले में क्या बोला है, आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग पॉपुलेशन, सैंपल कलेक्ट करना है सैंपल को और उसको एनालाइज करना। यहाँ पे ना ही हाइपोथेसिस के बारे में दिया हुआ है ना ही है ना प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा इनकम्प्लीट हमको दिख रहा है। थर्ड वाले में क्या बोला है, सर्वे ऑफ रिसर्च, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग द आउटकम। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिस आउट है, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा। फिर फोर्थ वाला क्या बोला है, डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल्स, हाइपोथेसाइजिंग, टेस्टिंग ऑफ रिसर्च एंड रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही रिसर्च के वेरिएबल्स पे आ गए हैं। हमने ना ही प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया है ना ही हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया है, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट वाला जो बोला है उसमें आपके सभी स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। हमको कोई भी रिसर्च करनी है तो सबसे पहले हमको उसके अंदर प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी कि भाई इस चीज़ के ऊपर अगर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ तो इसमें समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर रिसर्च कैसे करूँगी मैं, है ना। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि भाई अब इस प्रॉब्लम का एक टेम्पररी सोल्यूशन मेरे अनुसार क्या हो सकता है, वो होती है आपकी हाइपोथेसिस, ठीक है।
फिर हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, फिर टेस्ट करने के बाद में उसका आपका है ना रिपोर्ट होता है, उसका आपका रिजल्ट आता है, फिर आप उसकी क्या करते हो, रिपोर्टिंग करते हो। ठीक है, तो ये आपके एकदम लॉजिकल स्टेप्स होते हैं रिसर्च को करने के लिए। तो पहला ऑप्शन आपका सही है कि किसी भी शोध समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, एक परिकल्पना तैयार करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और फिर उसका परिणाम दर्ज करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च, यानी कि कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो उसका मेन एलिमेंट है, मेन कॉन्सेप्ट है, यानी कि परिकल्पना परीक्षण किस प्रकार के अनुसंधान की मुख्य अवधारणा है वो आपको बतानी है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, हिस्टोरिकल रिसर्च की, सर्वे रिसर्च की या फिर एग्जैक्टिक रिसर्च की, कौन से टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो उसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती ही नहीं है, सर्वे रिसर्च में भी नहीं होती है और ना ही एग्जैक्टिक रिसर्च इसका सही आंसर होगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम बेसिकली हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ना एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे हाइपोथेसिस को बनाएंगे और फिर उसको टेस्ट भी करेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक मेन कॉन्सेप्ट है, मेन एलिमेंट है। ठीक है, तो प्रायोगिक अनुसंधान जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है और यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंड्स टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन, विच डिज़ाइन ऑफ रिसर्च विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक यूनिवर्सिटी का टीचर है, उसको है ना रिलेशनशिप की स्टडी करनी है। वो रिलेशनशिप किस किस के बीच में होगा, एक तो है लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशंस का जो लेवल होता है उसकी, और दूसरा अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन। ठीक है, इनके रिलेशनशिप की यूनिवर्सिटी के टीचर को स्टडी करनी है। वो कौन सी टाइप ऑफ है ना रिसर्च का यूज़ करेगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल या फिर सर्वे रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहाँ पे उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, यहाँ पे उसको रिलेशनशिप की स्टडी करनी है। दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में उसको रिलेशनशिप की स्टडी करनी है, तो वो हम करते हैं एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च के अंदर। एक्सपेरिमेंटल में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि दो चर होते हैं, उन दोनों चरों के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसकी हम स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, ये आपकी ऐतिहासिक शोध है कि भाई कोई चीज़ ऑलरेडी हिस्ट्री में हो चुकी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कोई रिलेशनशिप नहीं देखते हैं। और सर्वे रिसर्च आपकी है ना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती है कि भाई कोई चीज़ जैसे हो चुकी है उसको हम एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ भी आपका रिलेशनशिप की स्टडी नहीं होती है। लेकिन जो आपका पूर्वव्यापी शोध अभिकल्प होता है, यानी कि एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन जो होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स देते हैं और उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड हो गया आपका रिलेशनशिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वल्नरेबल इन रिसर्च, यानी कि शोध आचार संहिता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शोध में शून्यतम रूप से है ना अनहात है। यानी कि आपको ये बताना है कि भाई है ना रिसर्च एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों ऑप्शन में से किसके अंदर रिसर्च एथिक्स जो है वो सबसे लीस्ट वल्नरेबल यानी कि सबसे कम यूज होते हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसके अंदर रिसर्च के जो एथिक्स और मॉरल वैल्यूज जो यूज होती है वो सबसे कम यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, दूसरा है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तीसरा दिया हुआ है रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट एंड देयर इम्प्लीकेशंस, फोर्थ दिया हुआ है साइटिंग अ थ्योरी इन सपोर्ट ऑफ वंस थीसिस। ठीक है, तो जब भी हम रिसर्च की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे और वेरिएबल्स जब भी हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमको रिसर्च में एथिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी हमको ही फॉर्मुलेट करनी है और वेरिएबल्स भी हमको ही चूज़ करने। ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा एथिक्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब भी हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, डेटा का इंटरप्रिटेशन हो रहा है, यानी कि जब भी हम है ना डेटा को विश्लेषण कर रहे हैं, उसका निर्वचन हो रहा है, तब हमको रिसर्च के एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है, फिर जब भी हम रिसर्च की रिपोर्ट बना के तैयार करते हैं, ठीक है, जब भी शोध का परिणाम आता है, जब भी हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, तब भी हमको उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट को ही है ना फॉलो करना पड़ता है। तब भी हमको देखना पड़ता है कि रिसर्च के एथिक्स के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सी वाला क्या बोला है, साइटिंग अ थ्योरी, जब भी हम साइटेशन देते हैं, ठीक है,
तो साइटेशन देते टाइम पे भी हमको क्या करना पड़ता है, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में हमको किस है ना स्टेप को फॉलो करना है, किस मेथड को फॉलो करना है, वो भी हम एथिक्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं कि कहीं पे हम है ना कुछ भी अनएथिकल काम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही स्टेप्स के अंदर हमको एथिक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन समस्या का निरूपण करना और चरों की पहचान करना, इसमें हम ज्यादा एथिक्स अगर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि रिसर्च की प्रॉब्लम भी हमको ही फॉर्मुलेट करनी है और वेरिएबल्स जो है वो भी हमको ही आइडेंटिफाई करने हैं, चरों की पहचान भी हमको ही करनी है। तो इसके अंदर रिसर्च जो एथिक्स में है ना, रिसर्च के जो एथिक्स होते हैं वो सबसे ज्यादा यूज नहीं होते हैं। और आपसे यही पूछा था कि किसके अंदर रिसर्च एथिक्स जो है वो सबसे लीस्ट वल्नरेबल यानी कि सबसे कम यूज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इन रिसर्च आर नॉन प्रोबेबिलिटी। इन चारों पांचों में से आपको बताना है कि कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। तो रिसर्च में जब भी हम सैंपल यानी कि जब भी हम नमूनों को चूज करते हैं तो हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके काफी सारे टाइप्स आते हैं रिसर्च आपके है ना सैम्पलिंग के, और नॉन प्रोबेबिलिटी में भी आपके काफी सारे टाइप्स आते हैं। आपसे पूछा है नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सा है। ठीक है, तो आपको अगर दोनों में से एक भी पता है तो आप दूसरे वाले को एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पता है तो उसको एलिमिनेट कर दो तो बचा हुआ नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, और अगर नॉन प्रोबेबिलिटी बचा है, नॉन प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है तो वही आपसे पूछा है तो वो छांट के उसका आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड कौन कौन से होते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी मेथड होता है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, और रैंडम सैम्पलिंग जो है वो भी आपका प्रोबेबिलिटी मेथड होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डायमेंशनल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी कि ए, डी और ई। ए, डी और ई किस में दिया हुआ है, ए, डी और ई दिया हुआ है, बी, डी और ई, सॉरी हाँ, बी, डी और ई किस में दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्लस्टर सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी होता है, रैंडम सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी मेथड होता है, लेकिन डायमेंशनल सैम्पलिंग मेथड, जजमेंटल एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होता है, और आपसे नॉन प्रोबेबिलिटी ही पूछा था। ठीक है, तो बी, डी, ई इसका सही आंसर है। बी क्या है, विमात्मक प्रतिचयन विधि। ठीक है, डी क्या है, निर्णय परक प्रतिचयन विधि, और ई क्या है ना स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो ए, बी, डी, ई इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगेन आपसे सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पूछा है, इन विच वन ऑफ द है ना सैम्पलिंग मेथड यूनिट कंप्राइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आर ग्रुप टेकन इंटैक्ट रादर देन इंडिविजुअली। यानी कि क्या बोला है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको, आपको देखने में इजी रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, हिंदी में बोला है कि प्रतिदर्शन प्रतिचयन की कौन सी पद्धति में अपने घटकों को समाविष्ट करने वाली इकाइयों को पृथक रूप से लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप से लिया जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी यहाँ पे मेथड ऑफ सैम्पलिंग यूज हुई है जिसके अंदर हम इंडिविजुअली लोगों को नहीं लेते हैं, बल्कि हम पूरे के पूरे ग्रुप को ही उठा लेते हैं, पूरे के पूरे ग्रुप को ही चूज करते हैं बजाय इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर आदमी के। तो वो कौन सी मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, कौन सी टाइप ऑफ सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक है या फिर डायमेंशनल है। ठीक है, तो आपने देखा सैम्पलिंग से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं और ये दोनों ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग का जो पार्ट है वो पढ़ के जाना है, सैम्पलिंग क्या होती है। ठीक है, और है ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, ये 2 मेजर टाइप्स है सैम्पलिंग के, और प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी में भी आपको काफ़ी सारे और सब टाइप्स भी दिखेंगे, तो आपको डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि भाई कौन सा ऐसा सैम्पलिंग का मेथड है जहाँ पे हम इंडिविजुअली लोगों को ना चुन के हम पूरे के पूरे ग्रुप को ही चूज करते हैं, तो वो होता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन है हम उसको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, भाई आदमी को अलग कर देंगे, औरतों को अलग कर देंगे, छोटे बच्चों को अलग कर देंगे, बड़े बच्चों को अलग कर देंगे, लड़कियों को अलग कर देंगे, लड़कों को अलग कर देंगे। ठीक है, सबके हमने ग्रुप्स बना लिए, सबको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जितनी भी मेरी टोटल पॉपुलेशन है उसको मैंने क्या कर दिया, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास में काफी सारे ग्रुप्स निकल के आ गए। अब इन ग्रुप्स में से मैं कुछ 2-4 ग्रुप्स को उठाऊंगी और फिर वो ग्रुप जो है वो मेरे है ना सैंपल होंगे, वो मेरे नमूने होंगे, और फिर उन सैंपल के ऊपर मैं क्या करूंगी, अपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करूंगी। ठीक है, या फिर उन सैंपल के ऊपर मैं क्या करूंगी, अपनी रिसर्च को परफॉर्म करूंगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्लस्टर सैंपलिंग, जहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर पूरे के पूरे ग्रुप्स को चूज करते हैं, ना कि एक एक इंडिविजुअल को। लेकिन सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है,
हम यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर इंसान को चूज करते हैं, रैंडमली हमने किसी को भी चूज कर लिया और वो हमारा सैंपल बन जाता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में भी हम एक सिस्टम का फॉलो करते हैं और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एक एक इंडिविजुअल को चूज करते हैं, ना कि पूरे ग्रुप को चूज करते हैं, ठीक है। और डायमेंशनल सैम्पलिंग में भी हम ग्रुप को चूज नहीं करते, हम इंडिविजुअल को चूज करते हैं। तो जो क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड होता है, यहाँ पे हम पूरे के पूरे ग्रुप को चूज करते हैं। तो पहला वाला जो है आपका समूह प्रतिदर्शन प्रतिचयन पद्धति, इसके नाम से समझ में आ रहा है समूह प्रतिदर्शन, यानी कि जहाँ पे हम पूरे के पूरे समूह को उठा रहे हैं, पूरे के पूरे ग्रुप को चूज कर रहे हैं, ना कि एक इंडिविजुअल इंसान को चूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में और डीप में जाके पढ़ना होगा, तभी आपसे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेगैरिज्म चेकिंग वेबसाइट। इन चारों वेबसाइट्स में से कौन सी प्लेगैरिज्म को चेक करने की वेबसाइट है। अब प्लेगैरिज्म क्या होता है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में कुछ प्लेगैरिज्म का हिंदी मतलब होता है साहित्य की चोरी, ठीक है। तो साहित्य की चोरी को पकड़ने की वेबसाइट कौन सी है, http.go स्वयं चेक है क्या, या फिर रिसर्च गेट है क्या, एडिटोरियल है क्या, या फिर ग्रामरली है क्या, ठीक है। कौन सी वेबसाइट है प्लेगैरिज्म को चेक करने की, तो ग्रामरली जो है वो प्लेगैरिज्म को चेक करने की वेबसाइट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाने लगे हैं कि प्लेगैरिज्म को चेक करने की वेबसाइट कौन सी है, ये कौन सा टूल है जिससे हम प्लेगैरिज्म को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है, आपको ऐसा सब कुछ डिटेल में पढ़ के जाना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आपसे 2 स्टेटमेंट दी हुई है और आपसे पूछा है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है, आपको वो बतानी है। आजकल ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आपसे पूछने लगे हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपसे 2 स्टेटमेंट क्या दी हुई है, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। अगेन आपसे तीसरा क्वेश्चन आ गया है सैम्पलिंग के ऊपर, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो सैम्पलिंग के ऊपर देख रहे हो कितने ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। अभी आपका दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ था वहां पे भी आपसे सैम्पलिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अभी भी आपसे सैम्पलिंग के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सैम्पलिंग टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड में, ठीक है। अब पहला कथन क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, जो आपका स्नोबॉल प्रतिचयन जो आपकी सैम्पलिंग है वो कौन सी एक प्रकार है, यानी कि जो आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो आपका रैंडम सैम्पलिंग का टाइप है क्या। और आपसे दूसरी कथन क्या बोला है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज हेल्पफुल व्हेन पार्टिसिपेंट बिलोंग टू हार्ड टू रीच ग्रुप, ठीक है। यानी कि जब हम लोगों को, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जब हम उनको चूज नहीं कर पाते हैं, उन तक पहुंचना, उनकी जो रीच है ना, उन तक पहुंच जब हमारी मुश्किल हो जाती है, तब हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करते हैं क्या। यानी कि स्नोबॉल प्रतिचयन उस स्थिति में सहायक होती है जब प्रतिभागी ऐसे समूह से संबंधित होते हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है आपको, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो आपका रैंडम सैम्पलिंग होती है क्या, नहीं। मैंने आपको बताया कि आपकी सैम्पलिंग एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट होता है, ना कि आपका रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि ना कि आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। तो पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक हम इजीली नहीं पहुंच पाते हैं, उन तक जो पहुंच होती है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हाँ, स्नोबॉल सैम्पलिंग का ये कंसेप्ट एकदम सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन सही है, ठीक है। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग होती क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है जब भी हमको रिसर्च करनी है और हमको हमारे पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत है, हमको ऑडियंस की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम स्नोबॉल सैम्पलिंग से अपने नमूनों को चूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने किसी भी एक आदमी को चूज़ कर लिया और हमने कहा कि भाई अब आप किसी 2 जनों को और को भेजना, ठीक है। फिर उसने 2 को और भेजा, तो मैंने बोला अब आप 2 जनों को और को भेजना, तो उसने और 2 को भेजा। तो ऐसे क्या हुआ, मैंने किसी एक को चूज़ किया, मैंने उससे कहा कि आप 2 को और भेजना, तो उसने 2 लोगों को और को भेजा। फिर मैंने इनसे कहा कि आप 2-2 को और भेजना, तो इन्होंने 2-2 को और भेजा, ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप 2-2 को और भेजना, तो इन्होंने 2-2 को और भेजा, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे करके मेरे पास में मेरे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होने लग गए और एक क्या हुआ, एक स्नोबॉल बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। और ये हम कब करते हैं, जब हमको पता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन तक हम इजीली नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं हम उनको कहते रहते हैं कि भाई आप 2 जनों को और को भेजना, फिर हम उस दूसरे वाले को बोलेंगे कि भाई आप भी 2 को और को भेजना, और ऐसे करके पार्टिसिपेंट्स जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन जो है वो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, कथन पहला तो असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है, ये एकदम सही बात है आपकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टेप इन अ रिसर्च प्रोसेस। अगेन आपसे रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उसका आपका करेक्ट ऑर्डर पूछ लिया है, करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपके ना 2 क्वेश्चन आ गए हैं रिसर्च के स्टेप्स के ऊपर। आपको रिसर्च के टोटल कितने स्टेप्स होते हैं और क्या उनका सीक्वेंसिंग ऑर्डर है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में क्या लिया है, क्या लिखा हुआ है, शोध प्रतिक्रिया में निम्नलिखित चरणों की सही क्रम की पहचान करनी है आपको। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमको रिसर्च करनी है सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, यानी कि डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, थर्ड वाला सबसे पहले आएगा। अब थर्ड कौन से ऑप्शन में नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, सारे ही एलिमिनेट हो गए, सिर्फ एक ही बच गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से हमने काफी इजीली सिर्फ एक ऑप्शन को फाइंड करके ही इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन को समझना भी है, तो समझने के लिए समझा देती हूँ। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद में हम लिटरेचर का रिव्यू करेंगे, यानी कि हम साहित्य की समीक्षा करेंगे। हम काफ़ी सारे लिटरेचर को पढ़ेंगे। लिटरेचर जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अपने टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं बनेगी। जानकारी नहीं बनेगी तो फिर रिसर्च करोगे कैसे। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करा, फिर हमने क्या करा, लिटरेचर रिव्यू करा। उसके बाद में फिर हम करेंगे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग। हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे, वो तो बाद में करेंगे। पहले हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन यानी कि प्लानिंग बनाना। भाई अब मैं रिसर्च करूंगी, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे रिसर्च करने में, करूंगी कैसे, एक प्लान तो होना चाहिए ना मेरे पास में कि भाई मैं पहले ये करूंगी, मैं इस मेथड का यूज करूंगी, इस टाइप का यूज करूंगी, इस तरीके से अपना सैम्पलिंग चूज करूंगी। ठीक है, अपने वेरिएबल्स में इस तरीके से चूज करूंगी, ये मेथड लगाऊंगी मैं रिसर्च करने के लिए। तो एक पूरा प्लान होना चाहिए मेरे पास में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, रिसर्च का डिजाइन बनाऊंगी। डिजाइन बनाना मतलब रिसर्च डिजाइन मतलब उसकी प्लानिंग करना। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं डेटा को कलेक्ट करूंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होगी, फिर मेरे पास में रिजल्ट आएगा और फिर मैं उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करूंगी। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं आपकी रिसर्च को करने के। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। आपको कुछ पैराडिगम्स दी हुई है, कुछ प्रतिमान दिए हुए हैं। ठीक है, और वो प्रतिमान किसने दिए हैं, उनके समर्थक कौन हैं, उनके प्रोपोनेंट्स कौन हैं, वो आपको मैच करना है। ठीक है, पॉजिटिविज्म किसने दिया है, इंटरप्रेटिव पैराडिगम किसने दिया है, क्रिटिकल पैराडिगम किसने दिया है और फेमिनिस्ट पैराडिगम किसने दिया है, वो आपको पता होना चाहिए। तो पॉजिटिविज्म जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया है। ए का 4th ऑप्शन से मैच कर लो। ए का 4th ऑप्शन सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, बाकी सारों को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो सबको एलिमिनेट करके एलिमिनेशन टेक्निक से भी आपका एक ही ऑप्शन से पूरा आंसर बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो, तो आपका आंसर जो है वो जल्दी भी बन जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म किसने दिया है, कॉम्टे ने दिया है। फिर इंटरप्रेटिव पैराडिगम किसने दी है, मैक्स वेबर ने दी है। ठीक है, क्रिटिकल पैराडिगम किसने दी है, स्टुअर्ट हॉल ने दी है और फेमिनिस्ट पैराडिगम दी है थॉम्पसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व करे रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े हुए। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी अगर आपको लगता है कि भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले हैं, वो आपने पहले अपने नोट्स में नहीं लिखे हुए थे, तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप अपने नोट्स के अंदर ज़रूर से ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कर देना। कॉमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी सजेशन है कि भाई मैडम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो वो भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू।